नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो भारतीय लोकशाही के अंदर आजादी के बाद कभी कोई सोच नहीं सकता था। ऐसा कहा जाता था कि पत्रकारिता, जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। बात सही है, मगर कोई बन बन के पत्रकार बन जाए, बन बन के बना के पत्रकार बन जाए और देश विरोधी काम करे, वैसे पत्रकारों का क्या किया जाए और उसके क्या प्रमाण हैं कि ये देश विरोधी काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात काफी सालों से चर्चा हो रही थी और उसी के संदर्भ में चलते न्यूज क्लिक करके एक पोर्टल के ऊपर भारत सरकार ने कई सालों से नजर रखी हुई थी। एक दो साल पहले भी वहां रेड हुई थी, मगर अभी कल न्यूज क्लिक पे और उससे जुड़े कई पत्रकारों के यहां एक संयुक्त रेड हो गई, दिल्ली पुलिस की, ईडी की और सबकी। और कहा यह जाता है कि ये लोगों को पकड़ा गया है क्योंकि उनके पास फॉरेन फंडिंग आई है शत्रु राष्ट्र से। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शत्रु राष्ट्र से। तो क्या विदेश से फंडिंग लाना और अपना न्यूज पोर्टल चलाना कोई गुनाह है? बात तो यह नहीं है, मगर हमारे देश में एक कानून है, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जब उसका भंग होता है तब सरकार बीच में आती है। सीधा कहने का मतलब यह है कि मैं कोई भारतीय उद्योगपति से पैसे लेके अपना पोर्टल चलाऊंगा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, मगर मैं विदेश के किसी से, और वो भी शत्रु राष्ट्र के किसी से, पैसे लेके ये काम करूंगा और अपनी जेबें भरूंगा। 10, 15, 20 लाख, 40 लाख, 80 लाख तो बात अलग है। कहा जाता है 77 करोड़, 78 करोड़ रुपए की फॉरेन फंडिंग आई है। तो उनके ऊपर कल छापेमारी हो गई और जिसकी वजह से एक तो अर्थक्वेक आया ही आया दिल्ली में, साथ में दिल्ली के कई गलियारों में एक दूसरा बड़ा अर्थक्वेक आ गया। कोई बात करने को तैयार नहीं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो न्यूज क्लिक पोर्टल है, उन्होंने एफसीआरए को वायोलेट किया तो कैसे किया, किस तरह से किया, और सरकार उनके पीछे क्यों लगी हुई है? इन सब की बात करने के लिए हमारे साथ है आपके जाने पहचाने सुमित मेहता जी, जो पेशे से सीए है और उनको पता है कि क्या होता है ऐसे मामलों में, अक्सर क्या होता है वो उनको पता है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है थिंक लाइन के ऊपर। मैं उनको प्लेटफॉर्म दूं उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा और आपको ऐसी बातें पता चलेगी जो आपको पता नहीं है। आज जो सोशल डोमेन में बहुत कुछ बातें हैं कि तीस्ता सेटलवाड की बेटी को पैसे मिले, उनके पति को पैसे मिले, ये जर्नलिस्ट कहे जाने वाले जर्नलिस्ट को मिले, इनको मिले, उनको मिले। वो सब बातें तो ठीक है, मगर ये सब क्यों हो रहा है और कब से चल रहा है और कौन से कायदे को वायोलेट किया गया है, और आखिर में ऐसी चीजें अगर सालों से होती आ रही है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं अगले 20, 25, 30 मिनट में। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को जरूर से करें। सुमित जी, फ्लोर इज फॉर यू। नमस्कार हिमांशु जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। न्यूज क्लिक ने क्या किया? सिर्फ पैसा लाना गलत बात नहीं है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि देश में विदेश का पैसा आए। गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन एक कानून है जिसका नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये 2010 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तब बनाया गया था। ये मोदी का कानून नहीं।
सबसे पहले ये सबको समझ में आना चाहिए, ये कानून मोदी ने नहीं बनाया, इसके अंदर जो नियम है वो भी सोनिया गांधी ने ही बनाए हैं। ओके। अब सबसे पहले एक बात है कि ये जो भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और जो बड़े बड़े लेफ्टिस्ट है, लिबरल्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वाले हैं, जो लोग अर्नब के केस में कुछ नहीं बोले थे लेकिन अभी चिल्लाने लगे हैं, उन लोग को एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कानून का एक प्रिंसिपल है, इट इज अ लैटिन मैक्सिम कॉल्ड इग्नोरेंट जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट, यानी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप अगर कानून तोड़ोगे, आपने सिग्नल तोड़ी, सिग्नल पे गाड़ी नहीं रोकी और सीधा निकल गए और बाद में आपको चालान लगे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे तो पता ही नहीं था, भैया सामने लाल बत्ती लगी थी, आपने रुकना था। ये अगर आपको पता नहीं है तो आपने चालान का पैसा भरना है। किसी का आपने मर्डर कर दिया, अरे मुझे तो पता ही नहीं ये देश में मर्डर करना गुनाह है, तो भाई तुम जेल में जाओगे ही जाओगे। वैसे ही अब आपने एक चीज बोली कि आप देश के अंदर का पैसा, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा लेके काम करोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं उसमें भी प्रॉब्लम है। हाँ आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, अगर मैं मीडिया पोर्टल चलाता हूँ और मैं देशद्रोह एक्टिविटी करता हूँ, मैं फॉरेन रिलेशंस बिगाड़ने का काम करता हूँ, जो 19(2) में क्लियरली लिखा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली पब्लिक ऑर्डर, तो मेरे सामने एक्शन ले लिया जा सकता है। और 19(2) इज अगेन नॉट अ क्रिएशन ऑफ मोदी। आर्टिकल 19(2) का पूरा जो हिस्ट्री है वो मैं 2 मिनट में समझाना चाहूंगा। नेहरू ने एक लेफ्टिस्ट मीडिया हाउस था जो थापर फैमिली चलाता था, रोमेश थापर उसका एडिटर था। उसके सामने उसने केस डाला था कि तुम गलत बात कर रहे हो, देशद्रोह की बात कर रहे हो। मद्रास हाईकोर्ट ने तब बोला कि नहीं, देयर इज एब्सोल्यूट फ्रीडम, ये मीडिया हाउस जो करना चाहे कर सकता है। तो नेहरू आया और उसने फर्स्ट अमेंडमेंट लाया। फर्स्ट अमेंडमेंट में उसने बोला कि देयर इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड, उसके अंदर रीजनेबल है। आप कुछ गलत बात करोगे 19(2) के हिसाब से तो आपके सामने कार्यवाही होगी। और मजे की बात क्या है मालूम है, अमेरिका का जो फर्स्ट अमेंडमेंट था उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाज मेड एब्सोल्यूट। आप अमेरिका का फ्लैग रास्ते पे जलाओ, आपको वो हक है। आप अमेरिका को गालो, आपको हक है। आप अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, या जो भी बोलो, इंशा चाइना, इंशा वो चल जाएगा, बिकॉज वहां वो पूरा हक है। आप अमेरिकन ध्वज का अंडरवेयर बना के सुपरमैन की तरह घूमो तो भी आपको हक है, क्योंकि वहां का फर्स्ट अमेंडमेंट क्रिएटेड एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द पावर वाज गिवन टू एवरीवन। इंडिया का फ्रीडम ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट वाज टोटली अपोजिट टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कि यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अनरिस्ट्रिक्टेड, इट इज टोटली रिस्ट्रिक्टेड एंड यू विल बी पनिश्ड इफ समथिंग इज रॉन्ग। तो पहले जो भी ये ज्ञानी लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात शाहीन बाग में करते थे, उन्होंने आर्टिकल 19(2) पढ़ना चाहिए। सिर्फ इंडिया इज अ सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक ऐसा वैसा बोल के और उतना फर्स्ट पेज का पठन करके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अंडर 19(2) आर्टिकल है। तो वहां पहली चीज है। अब वो मेरा डोमेन नहीं है, ये तो जस्ट मैं बैकग्राउंड दिया। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई विल फोकस ऑन क्या गड़बड़ी है, मैं पैसे में इंटरेस्टेड हूँ। अब पैसे में गड़बड़ी क्या हुई है, हम्म सबसे पहले एफसीआरए कानून का बैकग्राउंड क्या है। मैं थोड़ा एकेडमिक जा रहा हूँ लेकिन लोगों को बैकग्राउंड होना चाहिए। पहले देयर वाज समथिंग कॉल्ड अ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये भी कोई मोदी या आडवाणी या वाजपेयी जी नहीं लेके आए थे, इंदिरा लेके आई। ठीक है, बाहर का पैसा है तो उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तब डोनेशन और उसका भी फेरा के अंदर ही था, लेकिन अपने सोनिया जी और उनके जो कंट्रोल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, और मनमोहन शुड आई सिंह। कॉल देम मिनिस्टर, शुड आई कॉल देम पपेट मिनिस्टर, आई विल लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द पीपल, कि मनमोहन सिंह ब्रॉट इन दिस के उसके अंदर रूल्स थे। अब सबसे पहले आपने एक चीज है कि ये कानून जो है वो बोलता है कि आप पैसा बाहर से लाओगे तो आपने रिपोर्ट करना है। सबसे पहले तो आपने परमिशन लेनी है एमएचए की, हम्म मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। वहां देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एफसीआरए डिवीजन। अब एफसीआरए डिवीजन में क्या होता है मालूम है, उसको ही परमिशन मिलती है जिसने 3 साल का एक्टिविटीज की है, उसको ही पैसा मिलता है, उसको ही परमिशन मिलता है कि आप बाहर से पैसा ला सकते हो। लेकिन दे क्रिएटेड अ लूप होल जिससे चाइनीज फंडेड लोग आ सके, पाकिस्तान फंडेड लोग आ सके, वैसे सब सोरोस फंडेड लोग आ सके। उसके लिए उन्होंने क्या किया, प्रायर परमिशन का एक
क्लॉज ऐड किया कि अगर आप प्रायर परमिशन ले लो, यानी आपका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, 3 महीने का भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आप एमएचए में आओ, हमारे बाबू को मिलो, रिक्वेस्ट करो, और उनको अगर ठीक लगा तो वो लोग आपको परमिशन दे देंगे। और मैं एक शो में था, आज से मैंने ये एफसीआरए की बात आज से रफली 1.5-2 साल पहले मधु किश्वर जी के चैनल पे करी। और मधु किश्वर जी वॉज सो अपसेटेड बिकॉज शी सीज अ वेरी ऑनेस्ट लेडी, ओके, और उसका ट्रस्ट भी जेन्यून काम करता है। लेकिन शी मेड दिस स्टेटमेंट ऑन द लाइव टीवी कि मैंने एप्लीकेशन जब किया एफसीआरए का तो मुझसे पैसे मांगे गए थे, ओके। एंड दिस इज, आप अगर मधु किश्वर के मानुषी चैनल पे जाओगे, एफसीआरए देखोगे, तो मैं था, डॉक्टर गौतम सेन थे, एंड शी वाज इंटरव्यूइंग बोथ ऑफ अस। तो उसके अंदर उसने बोला है, आई एम कोटिंग हर एंड इट इज इन पब्लिक डोमेन फॉर मोर देन अ ईयर, ओके। सो नॉट माय वर्ड्स, आई एम नॉट रिस्पांसिबल, इट इज इन पब्लिक डोमेन। मतलब ये तो हो गया, लोगों के लिए बोलूं मैं, मतलब ये हो गया कि आपको अगर एफसीआरए के अंदर पैसे लाने हैं तो पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जाइए, कोई बाबू को मिलिए, उनसे व्यवहार कीजिए, और फिर आप कर सकते हैं। वो आपको परमिशन दे नहीं, देंगे। ऐसी बातें वो मैं चल रही थी। ये मैं ये मैं नहीं बोल सकता ऐसे, लेकिन या प्रायर परमिशन कैसे मिला जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उसको कैसे? तो आई थिंक देयर हैज टू बी अ इंक्वायरी बाय नन लेस देन प्राइम मिनिस्टर मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, एंड ऑफ कोर्स द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, के वो कौन सा ब्यूरोक्रेट था या कौन से 10, 12, 15 ब्यूरोक्रेट थे जिन्होंने इसको प्रायर परमिशन की फाइल साइन की, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। क्योंकि इसमें बाबू लोग इन्वॉल्व है, बाबू लोग को जब तक क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी काम चलते रहेंगे। ये प्रोविजन भी ऐसा ही बनाया है कि आप साइड के लेन में परमिशन ले लीजिए, वहां से आप सिग्नल तोड़ के निकल जाइए, आपको सिग्नल नहीं लगेगा। और वो डिसीजन कौन लेंगे? बाबू लेंगे। कमिंग बैक, एंड दिस हैज हैपेंड ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट। हाँ, ये प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ है, यानी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में प्रायर परमिशन दिया गया है। सबसे मजे की बात है, उनके नाक के नीचे से काम हुआ है। अब दूसरी चीज, प्रायर परमिशन मिल गया, चलो समझ में आता है, जेन्युइन लोग होंगे, ब्यूरोक्रेट एकदम शरीफ होगा, एकदम ऑनेस्ट होगा, उसने लाइफ में कभी एक पैसे का भी करप्शन नहीं किया होगा, उसने जेन्युइन रीजन से अप्रूव किया। लेट अस बिलीव दैट फॉर द मोमेंट। प्रायर परमिशन के बाद भी उन्होंने मस्त गड़बड़ी। अब मजा चालू होता है, और मेरे लिए बहुत ही अच्छा केस स्टडी है, फुल्ली एंटरटेनिंग, आपके दर्शकों को भी मजा आएगा। उसने रफली 39 और करोड़ रुपीज, जो मेरे पास डेटा है वो आया लिए। उसमें मजे की बात क्या मालूम है? 9.5 करोड़, 9 करोड़ 59 लाख रुपीज उसने शेयर्स इश्यू किए। कोई सिंघम है, नेविल रॉय सिंघम करके, जिसका नाउ इट इज प्रूव दैट ही इज अ फ्रंट ऑफ चाइना। और क्या भाव पे शेयर इश्यू किए मालूम है हिमांशु जी? 10,000, ग्यारह 15,000, हजार 11,000। 11,510 रुपया, यानी हाँ। 11,500 के प्रीमियम पे। आज हमें रिलायंस का, जो रिलायंस है जितने लाखों करोड़ों का बिजनेस करती है, नीचे जियो है, रिटेल है, जहां 3-3, 4-4 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई आया है, वो भी 11,000 रुपए उसका भाव नहीं चल रहा है। और ये भैया जिसने कंपनी चला दी है, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जिसका परफॉर्मेंस नहीं है, जिसमें इन्वेस्टर्स नहीं है, उसमें नेविल रॉय सिंघम ने 11,510 रुपए में शेयर खरीदे। इसका मतलब यही होता है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, कि मुझे पता है पैसा डूबने वाला है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लॉ को मैनिपुलेट करने के लिए हम एफडीआई दिखा रहे हैं। बाकी हमें भी पता है कि हमें प्रोपागेंडा कराना है तुमसे, हमारा पैसा डूब गया तो चलेगा। ये तो ऐसा है जैसे आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं कि एक पैकेट चला जाएगा, एनवेलप चला जाएगा जर्नलिस्ट के पास, और वो प्रोपागेंडा करेगा, ओके, जिसको आजकल महाराष्ट्र में पाकिट पत्रकार कहते हैं, ओके। तो ये पॉकेट पाकिट फंडिंग। व्हाइट में गया। पॉकेट नहीं 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 फंडिंग। नहीं, नो नो नो, दिस इज नॉट पॉकेट फंडिंग, डोंट मिसअंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंट थिंग। पॉकेट फंडिंग इज अनदर सीरियस इशू व्हिच आई विल कम टू। तो ये रिश्वत ही दी गई है जर्नलिस्ट को, लेकिन वो ऑफिशियली व्हाइट में दी गई है। दिस इज समथिंग लाइक व्हाट हैपेंड इन 2G स्कैम। 2G स्कैम में बारामती फार्म्स को ऑफिशियली पैसे दिए गए थे एज लोन एंड शेयर्स, और बाद में वो लोग बेचारे जेल में चले गए थे, क्योंकि दैट वाज रिश्वत पेड इन व्हाइट। तो ये ऐसे ही पेमेंट पेड इन व्हाइट, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज है 28.5 करोड़ का एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। भैया तुम क्या करते हो वहां? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस यानी क्या करते हो? अगर इन्फोसिस करता है, विप्रो करता है, टीसीएस करता है, टेक महिंद्रा करता है, एल&टी, माइंडट्री, इन्फोटेक करता है, तो हमें समझ में आता है कि भैया ये सो लोग तो सॉफ्टवेयर का कर रहे हैं। हाँ, अगर ताजमहल, ताज होटल से, इंडियन होटल से, ईस्ट इंडिया होटल से वो लोग अगर
फॉरेन टूरिस्ट के लिए कुछ करते हैं तो उनका समझ में आता है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। भैया ये न्यूज पोर्टल कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है कि 28.5 करोड़ रुपए मिले, यानी बेसिकली उसने सिर्फ नाक सीधा पकड़ने के बदले नाक घुमा के पकड़ के उसने पैसे लिए जो एफसीआरए के अंदर आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज के भैया ये एफडीआई है। एफडीआई में वैल्यूएशन और सबसे बड़ी चीज है, आई डू कॉर्पोरेट फाइनेंस का थिंग। हम लोग भी जब शेयर्स खरीदने होते हैं तो देर इज अ लॉ, सेबी खुद बोलती है कि उसके लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलती है, यानी देर आर लॉज एमसीए में, इनकम टैक्स, कि यू टू डू अ वैल्यूएशन। मुझे तो जाना है 11,500 रुपए का वैल्यूएशन कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट या कौन से मर्चेंट बैंकर ने किया, उसका उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि भैया तूने कौन से बेसिस पे इसका 11,500 रुपए का शेयर का वैल्यूएशन किया। ओके, आज मैं भी डरूंगा ऐसा वैल्यूएशन का रिपोर्ट लिखते हुए, मैं तो इसका 10 रुपए का वैल्यूएशन ना दूं। एनीवेज, ये मैं प्रोफेशनल लेवल में, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि ये उन्होंने गड़बड़ की। पैसा लाना था, मिनिस्ट्री को छुपाना था, तो एक्सपोर्ट दिखा दिया कि भैया हम तो धंधा करते हो। भैया न्यूज चलाते हो, धंधा कौन सा करते हो? देश बेचने का, देश को तोड़ने का धंधा करते हो? आत्मा बेच रहे हो, उसके पैसे ले रहे हो, या एक्चुअली कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? दैट इज फर्स्ट पार्ट। दूसरी चीज, अब मुझे, आपके दर्शक सब जानकार है, उनको पता है कि तीस्ता को कितना मिला, तीस्ता के पति को कितना मिला, इसको कितना मिला, उसको कितना, तो वो नंबर्स में मैं नहीं जाऊंगा। चाइना यूज न्यूज क्लिक to give money to all these people who are running anti government agenda। उसके लिए उसने इसको फ्रंट बनाया, इसको, न्यूज क्लिक न्यूज को। क्लिक। एंड जो आप बोल रहे थे पॉकेट फंडिंग, ये है, आप डायरेक्टली नहीं दे सकते। चाइना से डायरेक्टली तीस्ता के अकाउंट में पैसा आ गया तो रिपोर्ट हो जाएगा, उसको बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा क्यों पैसा मिल रहा है। उसको नेविल रॉय सिंघम से भी पैसा मिल जाएगा तो भी हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज मुझे, जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ फॉरेन कंपनीज के लिए, तो मेरे पास जब उसका एक फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट होता है, तो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट के लिए मेरी बैंक मुझे पूछती है कि पैसा कौन से अकाउंट में आया है। दे हैव टू रिपोर्ट इट टू आरबीआई एंड दे हैव टू कीप इट इन देयर ओन रिकॉर्ड्स फॉर ऑडिट पर्पसेस। उसके बाद में मुझे फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट मिलता है। तो तीस्ता के केस में क्या दिखाएंगे कि भैया एंटी गवर्नमेंट एजेंडा, प्रोपागेंडा, देश के टुकड़े करने के प्रोपागेंडा के लिए पैसा लिया है, तो नहीं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि काम करते हैं, न्यूज क्लिक को बोलते हैं इन लोग सबको सैलरी देते रहो तो तीस्ता को हिसाब दिखाना नहीं पड़ेगा और आरबीआई के रडार के बाहर से उसको पैसा मिल जाएगा। तो दिस इज अ पॉकेट फंडिंग। तो सीएसएफ न्यूज क्लिक का एफसीआरए वाले वायलेशन नहीं है। तीस्ता, जावेद आनंद, ये जितने भी लोग हैं, वो सबका भी जो पैसा आरबीआई के थ्रू मॉनिटरिंग होके आना था, उसका भी लूपहोल क्रिएट किया कि इसके थ्रू देना है। यहाँ गलती हुई है। ये जो लोगों को पकड़ा गया है, उन लोग ने डायरेक्टली नेविल रॉय सिंघम से पैसा लेना चाहिए था, पहले प्रायर परमिशन लेना चाहिए था, और वो उसके बाद में रिटर्न फाइल करना चाहिए था कि हमने ये पैसा किस लिए यूज किया। उसके अंदर भी कानून है, 80% ऑफ द मनी हैज टू बी यूज्ड फॉर सोशल कॉजेस, ओनली 20% ऑफ द मनी हैज टू बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। यस। तीस्ता ने क्या किया भैया, वो पैसे से, इसलिए ये सब पूरा गेम खेला गया है। तो इसलिए वो लोग सब पकड़े गए हैं और अभी सब लोग, अभी केसिंग होने वाला है। तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ लॉ। अभी सुमित जी ये बताइए, ये सब तो 2021 में भी एक बार ही रेड हुई न्यूज क्लिक। एग्जैक्टली। अभी भी 2023 है, 24 के चुनाव भी आ रहे हैं, तो ये कितना सुसंगत है कि चुनाव के पहले इन लोगों को पकड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, वो सी पॉलिटिकल साइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आई विल नॉट से, लेकिन मैंने अगर चोरी की है और चुनाव के 3 दिन पहले पुलिस आके मुझे पकड़ती है, जब उसके पास डेटा है, जब उसके पास एविडेंस है, जब उसके पास फुल प्रूफ केस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया ये चुनाव है इसलिए मुझे पकड़ रहे हैं, चोरी तो हुई है। तो क्या चुनाव नहीं आएंगे, तो जब तक चुनाव खत्म नहीं हो तब तक मैंने बिंदास घूमना है? दिस इज पॉलिटिसाइजिंग अ क्राइम टू सेव द क्रिमिनल। ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है, ये लेफ्टिस्ट और लिबरल चलाते हैं बिकॉज उनको जेल में नहीं जाना है, उनको उनके खुद के वायलेशन ऑफ लॉ के बावजूद उनको फ्री घूमना है, एंड दे डोंट वांट गवर्नमेंट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, और इसलिए ये सब आर्ग्यूमेंट घुमाते। अगर कल सुबह मैंने किसी का मर्डर कर दिया और बाद में इलेक्शन आएंगे तो मैं बोलूंगा गवर्नमेंट मुझे जेल में डाल रही है मर्डर के लिए, भैया उसकी लाश है, दिख रहा है सब कुछ, तो तुम्हें डालेगी कुछ नहीं। ऐसा होता तुम प्रूव करो कोर्ट में। मोदी जी के सामने भी एलिगेशंस थे गुजरात 2002, वो तो एसआईटी के सामने आए थे और बाद में क्लीन चिट मिला है सुप्रीम कोर्ट से, तुम भी क्लीन चिट ले लो।
तीस्ता तो बेल पे है, वो बेल भी कैसे मिला है वो सब जानते हैं। जजेस वो डांस के प्रोग्राम में थे, क्यों उन्होंने बेल दिया है, बाकायदा बेल है। लेट अस रिस्पेक्ट द जुडिशरी के जुडिशरी ने जो किया सही किया। लेकिन तीस्ता को अभी तक उन्होंने ये एक्विट नहीं किया है, तीस्ता को सिर्फ बेल पे छोड़ा है। अभी भी शेयर इज अ केस ऑन हर। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया ये चुनाव है इसलिए हमें जेल में डाला जा रहा है। भैया खून करोगे तो जेल में जाओगे ही, चुनाव हो या ना हो। नहीं मगर सर, अभी अभी मैं बात करूं, आपने जो टेक्निकल बात तो बता दी, बराबर है। तो ये तो एक बात ऐसी हो गई कि ये तो चलता ही रहेगा। आज न्यूज क्लिक है, कल एक्स आएगा, वाई जेड, कुछ ना कुछ फिर से ये एंटी नेशनल्स के साथ मिलके देश को तकलीफ देने के लिए, कुछ चंद पैसों के लिए। काफी लोग ऐसे होते हैं जो चंद पैसों के लिए करते हैं, और काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो आइडियोलॉजी से प्रेरित होते हैं और करते हैं। वो तो चलता ही रहेगा। अपने लोकशाही देश में, इन अवर डेमोक्रेसी, वी ऑलवेज हैव सम पीपल हु आर ऑलवेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जब पूरी दुनिया जो बात को, गवर्नमेंट के डीड्स को, गवर्नमेंट के काम को सराहती है, तब भी वो लोग तो विरोधी करते हैं। और ये जो पकड़े गए हैं, जिनके ऊपर छापे हुए हैं, वही लोग हैं जो अपने मीडिया के जरिए ये बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट कर रही है वो एकदम गलत कर रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मोटा मोटी, कि ये सब सबसे बंद हो? पहले उसके लिए क्या सबसे पहले डेमोक्रेसी में अपोजिशन हमेशा होना चाहिए। अब इसमें दो चीजें, आर्टिकल 19(2) रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। अपोजिशन जब बात करे तो उसने देश के इंटरेस्ट आगे रखने चाहिए। एक फॉरेन वैक्सीन के के लिए प्रोपागेंडा चलाना, नेशनल पब्लिक ऑर्डर के को अपसेट करने के लिए प्रोपागेंडा चलाना, दैट इज एनीवेज इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बोलूं उसमें कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुछ सुझाव है। फर्स्ट, अब सब जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस ने तो ओपनली बोला है कि हमें गवर्नमेंट गिरानी है, उसके लिए मैंने $100 करोड़, यानी आज के तारीख में रफली 8,500 करोड़ रुपए उसने बंदोबस्त करके रखा है। यानी अगर वो 8,500 करोड़ ऑफिशियली बोल रहा है तो शायद 85,000 करोड़ रुपीज उसने हो गए? लगाने की प्लानिंग करके रखी होगी। हम्म। ओके। अब हम लोग ने एक चीज होना चाहिए, और ये मैं इंडियन लॉ के एंगल से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हंगरी और रशिया के कानून भी पढ़े हैं। आई हैव डन अ स्टडी ऑफ अराउंड मोर देन अ डजन कंट्रीज जहां इस तरह के कानून हैं। अमेरिका का कानून का सेटअप अलग है, दूसरे देशों का कानून का सेटअप अलग है। अब अमेरिका छोड़ दो तो बाकी सब जगह क्या होता है मालूम है, कि पैसा आता है तब रिस्ट्रिक्शन है। अमेरिका में बोलते हैं पैसा बिंदास लेके आओ, जब खर्चा करोगे तब रिस्ट्रिक्शन रखेंगे हम लोग। यानी अमेरिका भी बोलता है कि बाहर का पैसा आ रहा है तो आने दो भैया, बाद में हम कंट्रोल करेंगे, हमारे यहाँ के आने के पहले हम कंट्रोल करेंगे। उसमें हम लोग वो प्रिंसिपल को चलाते हुए, और ये रशिया में है, देयर समथिंग कॉल्ड अनडिजायर्ड पर्सन। कल सुबह अगर मुझे लगे कि हिमांशु भाई इज अ अनडिसाइड पर्सन और मेरी गवर्नमेंट है, एंड हिमांशु भाई मेक सच स्टेटमेंट्स कि मैं भारत तोड़ना चाहता हूँ, तो उसके और उसके एसोसिएट का पैसा जो इंडिया में आता है, दैट पर्सन इज अनडिसाइड। तो उसके आसपास जैसे जॉर्ज सोरोस है, ही शुड बी अनाउंस, देयर शुड बी अमेंडमेंट इन एफसीआरए टू क्रिएट वन डेफिनेशन फॉर अनडिजायर्ड पर्सन, कि ऐसे कुछ हो तो सिर्फ एक गैजेट, एक नोटिफिकेशन से George Soros, his associates, his business partners, his relatives, their associates should be announced as undesired person। यानी कोई भी वो इंडिया में पैसा नहीं ला सकता, और जो उसका पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाएगा, he should be held as a criminal। वो है? क्लियरली होना चाहिए। जो पैसा लाता है उसने भी करना चाहिए कि आई एम फुल्ली अवेयर दैट दीज पीपल आर नॉट रिलेटेड टू अनडिजायर्ड पर्सन, और अगर वो होगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एफिडेविट साइन करके देना चाहिए। हम्म। और उसके लिए जेल होनी चाहिए, 14 साल जेल, ये वो प्रॉपर्टी जब्त करना, सब कुछ होना चाहिए। शायद योगी जी अगर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बनेंगे तो वो तो बुलडोजर भी चला देंगे, बोलेंगे, वो तो ऐड करेंगे कि तुम्हारा घर भी बुलडोजर से हम तोड़ डालेंगे, उसके ऊपर भी डिक्लेरेशन ले लेंगे योगी। एनीवे, सो दैट इज फर्स्ट पॉइंट। दूसरी चीज है, देयर शुड बी अ डेफिनेशन एडेड, दैट इज एनिमी फंड। आज चाइना ने पैसा नेविल रॉय सिंघम के थ्रू इंडिया में लाया। चाइना इज अ एनिमी नेशन, ऑल सेड एंड डन। Directly or indirectly, if they bring money into India, they send money into India, या अनडिजायर्ड पर्सन है वो पैसा इंडिया में लाता है through his associate, that should be announced as enemy fund. So there are two things, one is a person, undesired person,
उसका पैसा शुड बी कॉल्ड एनिमी फंड्स। किसी ने एनिमी फंड्स यूज किया हो तो वो गया काम से। उसके फिर योगी जी ही बचा सकते हैं, अगर योगी जी भी बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि योगी जी खुद चाहेंगे कि भैया इसकी बैंड पहले बजाओ। सो एनिमी फंड्स का डेफिनेशन एफसीआरए में आना चाहिए, उसके लिए पूरा विस्तृत डेफिनेशन होना चाहिए, जिसके अंदर अगेन द रेफरेंस शुड बी टेकन फ्रॉम हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये एनिमी फंड देश के बाहर और हिंदू सक्सेशन एक्ट कहां से आ गया? तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में कैटेगरीज है रिलेटिव्स की, वो सब रिलेटिव्स यानी तुम्हारे बीवी का भाई के बेटे की बहू का समधी आता हो तो वो भी अटकना चाहिए। तो वी हैव टू हैव दैट। थर्ड एंड द लास्ट वन, जितने भी डोनर्स है जो इंडिया में डोनेशन देना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, एनजीओ को फंडिंग करना चाहते हैं, they all should be made to compulsorily pre-register in India. They should have a registration number. उसके बाद में वो इंडियन एनजीओ को पैसा दे सकते हैं। उसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। एक, उनको कहाँ से पैसा मिलता है, उन लोग के हर साल के हिसाब ऑडिटेड दो, उनके बैंक स्टेटमेंट दो, उनके मेजर फंडर्स कौन है वो डिटेल्स दो। दूसरा, वो कौन से एनजीओ को पैसा दे रहे हैं, दोनों तरफ किसको दे रहे हैं और किससे ले रहे हैं। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, ऐसा एक रजिस्ट्रेशन होगा और उसके पीछे से नेविल रॉय सिंघम आके पैसा दे देगा। तो नेविल रॉय सिंघम के पास पैसा कहाँ से आ रहा है वो भी डिक्लेरेशन होना चाहिए, जिससे हम फुल प्रूफ वाटर टाइट केस बना सके कि भैया देशद्रोही लोग इंडिया में पैसा नहीं ला सकते। तो दीज आर माय सजेशन। चलते रहेगा। सी, वी आर अ लिबरल डेमोक्रेसी, वी आर लाइक अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न यूरोप फॉर दैट मैटर। वी आर नॉट अ चाइना, वी आर नॉट अ अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन, जहाँ आदमी को अगर वीजा मिला और वो एयरपोर्ट पे उतरा तो उसके पीछे केजीबी का या सीक्रेट सर्विसेज का बंदा, चाइनीज सीक्रेट सर्विसेज का बंदा ट्रैप करेगा, वो कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, उसके डिटेल सब आएंगे। पैसा वो देश में एक सिलेक्टेड रेवेन्यू से ही आ सकते हैं, टोटल कंट्रोल। वो तो होने वाला नहीं है इंडिया में। So we need to have this kind of strict law for NGOs, especially those who are wanting to get registered, and donors, because donors cannot create a problem in India. They should be governed by the law in India. और दूसरी, उन लोग ने एक इंडिया में डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, रेसिडेंट डायरेक्टर, जो कल सुबह उन्होंने बाहर गड़बड़ की तो ये रेसिडेंट डायरेक्टर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो भी ऑडिट करेगा। तो कल सुबह उन्होंने गड़बड़ की तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंट्रोल करेगा कि भैया आप गलत काम नहीं कर रहे हो ना। दे शुड बी ब्रॉट विद इन द पर्व्यू ऑफ द इंडियन लॉ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा सुझाव है। दर्शक मित्रों, सुमित भाई ने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया, भारतीय कायदा और संविधान का अमल उनको भी करना पड़ेगा। जब तक ऐसे कानून एकदम सख्त बनाए नहीं जाएंगे तब तक ऐसी चीजों का सोल्यूशन आना मुश्किल है। मगर एक बात हमें याद रखनी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2023 की शुरू में कहा था अभी हम पे हमले होंगे, बहुत से हमले होंगे। 18 महीने उस वक्त बाकी थे तब उन्होंने कहा था कि 18 बड़े हमले होंगे। शायद ये टूल किट का एक भाग है। और आपको ये भी बता दूं कि ये चाइना की एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट किया है कि भारतीय पत्रकारों के ऊपर भारत सरकार ने जो कदम लिए हैं वो अनुचित है। ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, मतलब उन्होंने ये बात को एग्री कर दी है कि दिस इज बीन फंडेड बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और पाकिस्तान के एक भूतपूर्व प्रधान ने भी कह दिया है। तो ये टूल किट कहां से ऑपरेट हो रहा है वो चीज पॉलिटिकली भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। आज हम ये चाहते थे कि आपको ये पता चले कि ये लोगों के पीछे ऑफिशियली भारत सरकार ने पुलिस को, ईडी को, आईटी को क्यों लगाया है। उन्होंने कैसे, सीधी भाषा में कहे तो उन्होंने कैसे सरकार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और इनको दबोचा गया है। सुमित जी, हमारे पास वक्त नहीं बचा है, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। 5 मिनट भी नहीं है, तकरीबन 3 मिनट बचे हैं। आप कुछ फाइनल वर्ड इसमें कहना चाहिए? आई थिंक एक अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव आना चाहिए कि ये जो भी इस तरह के केसेस हो उसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए फॉर फर्स्ट द ब्यूरोक्रेट्स हु हैव गिवन प्रायर परमिशन। दूसरा, ये अभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी बन गया क्योंकि ईडी की रेड गिरी है, दैट इज अंडर पीएमएलए।
क्योंकि दे हैव एक्चुअली ट्राइड टू डू मनी लॉन्ड्रिंग अंडर द डिफरेंट गाइस। और वो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अमित शाह जी ने और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि पीएमएलए भी अमेंड किया गया है। ये डिटेल्स ज्यादा आएगी, गवर्नमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन इतना स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, इट शुड सेंड अ एग्जाम्पलरी मैसेज टू एवरीवन कि भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, फायदे नहीं में तो रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुमित भाई ने जो बता दिया। मित्रों, आज के वीडियो में हमने छोटी सी वार्तालाप में ये बताने की कोशिश की है आपको कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और न्यूज क्लिक जो है वो इसका उदाहरण। मतलब कहने का मतलब ये कि हर पत्रकार दूध का धुला नहीं होता। मैं 30 साल की पत्रकारित्व की कैरियर के बाद भी ये आज कह सकता हूं कि हर पत्रकार दूध का धुला नहीं होता। इतने में समझ जाइए आप। आपसे एक गुजारिश है, हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। मित्रों, आज के वीडियो में ये एफसीआरए की जो बात की है आपने, उससे आगे चल के हम बात करेंगे और कोई वीडियो में कि ये जो न्यूज क्लिक जैसी दूसरे है पोर्टल्स और दूसरी जो चीजें हैं जी, इन पे गाज कब गिरे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हर एक फील्ड में, ये तो हमने बात की है पत्रकारिता के फील्ड की, काफी फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर ऐसा कुछ हो रहा है और हमें। हिमांशु जी, इसके हाँ, लोग ने और एक सेशन करना चाहिए जिसमें ये एनजीओज जो है, जैसे सेव आर ए कैंपेन, या तो फिर जो स्टरलाइट के अगेंस्ट में, कॉपर स्मेल्टर के अगेंस्ट में कैसे फंडिंग आता है, यस। किस तरह से उनको लूपहोल्स यूज करते हैं। बाद में एनडीटीवी को भी इस तरह से पैसा मिला था जब प्रणय रॉय, अदानी जी के पास तो खूब पैसा है तो वो इस तरह के धंधे नहीं करते, लेकिन प्रणय रॉय ने किया है। वी शुड हैव अ सेपरेट सेशन अगेन where we discuss all the FCRA violations and how it is done, so that we can educate the people that ये जो एनवायरमेंटलिस्ट है और दूसरे लोग है, शाहीन बाग को कैसे पैसा मिला था, पीएफआई को कैसे पैसा मिला था, पीएफआई भी एनजीओ ही है और उसको भी बाहर से पैसा मिला था आतंकवाद करने के लिए। देखो, सुमित जी ने खुद टॉपिक दे दिया है। वो हमारे साथ वो वीडियो में हाजिर रहेंगे। हम ये वीडियो बहुत जल्द शूट करेंगे। शाहीन बाग से लेके एनडीटीवी और प्रणय रॉय से लेके एफसीआरए का वायोलेशन कहां कहां किसने कैसे किया, उसकी चर्चा भी हम डेफिनेटली करेंगे। तो आपसे सिर्फ एक आशा है कि आप हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और हमें प्रोत्साहित करते रहिए। दर्शक मित्रों, सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। फिर से मिलते हैं हम एफसीआरए के वायोलेशंस के बारे में बात करने के लिए। नमस्कार। जरूर। नमस्कार आपके दर्शकों को और आपको दोनों को नमस्कार, धन्यवाद।